आज के शो में भारतीय खुशनुदी के लिए बरामदाग बुगटी ने तमाम हदें उबूर कर ली। मोदी सबूत लाओ, सर्जिकल स्ट्राइक मामले पर भारत तकसीम। जिनेवा में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा की भारतीय साजिश बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। बरामदाग बुगटी ने रिसेंटली जो उनकी तरफ से इकदामात रिसेंट दिनों में देखे गए, चंद माह के दौरान इंतहाई हद तक उनके पीछे किसकी साजिश कारफरमा है, ये इस प्रोग्राम में हम बेनकाब करेंगे। बरामदाग बुगटी का स्टार्ट करते हुए जब नरेंद्र मोदी भारतीय वजीर आजम की तरफ से इंडिपेंडेंस डे पर एक स्पीच हुई, जिस स्पीच के जवाब में बरामदाग का एक पैगाम सामने आया, उस पैगाम के अंदर शुक्रिया अदा किया उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का और भारतीय कौम का। लेट्स हियर दैट फर्स्ट कि स्टार्ट जहां से हुआ, जब जेनेवा में 9 साल एग्जाइल स्विट्जरलैंड में रहने के बावजूद उनको नहीं मिला और भारत की शहरियत हासिल करने के लिए, उसके हुसूल के लिए उनको क्या क्या करना पड़ा बरामदाग को। उन्होंने ज़मीर भी बेचा अपना, क्या नहीं किया। शुरुआत करते हैं जो थैंक यू का नोट उन्होंने अदा किया प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। लेट्स हियर दैट फर्स्ट। Recently, the statement of Indian Prime Minister in very high level all parties meeting is very encouraging. I thank the Indian Prime Minister, Mr. Narendra Modi Sahib, for speaking about Balochistan problem. I thank Prime Minister Modi Sahib on the behalf of whole Baloch nation, and we hope that the Indian government, Indian media and whole Indian nation will not only raise their voices for Baloch nation but also strive to help practically the Baloch independence movement. बरामदाग बुगटी तो बेनकाब हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया भारतीय खुशनुदी हासिल करने के लिए। मिसाल के तौर पर रिसेंटली गांधी डे यानी गांधी बर्थडे पे जो 1 अक्टूबर को थी, बरामदाग बुगटी और मेहरान मरी ये हरब्यार मरी के भाई हैं, जिनके एक भाई बलूचिस्तान हुकूमत में भी रहे हैं। ये दोनों की फुटेजेस सामने, फोटोज आई जो इस पर बाकायदा ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे, झुक के सलाम पेश कर रहे थे गांधी को उनकी सालगिरह के दिन। क्या क्या करना पड़ा आपको बरामदाग बुगटी भारत की खुशनुदी हासिल करने के लिए। यही नहीं, बात यहां रुकी नहीं है, बात इसके बाद भी आगे बढ़ी है। रिसेंटली जो बेनकाब हम प्रोग्राम में कर रहे हैं, ये फुटेजेस वो फुटेजेस हैं जब जेनेवा के अंदर ह्यूमन राइट्स कमीशन यूएन का 33rd सेशन स्टार्ट हुआ। इस सेशन के दौरान बाकायदा ये कहा गया, इंटरनेशनल मीडिया को बताया गया, भारतीय मीडिया पे बार बार ये फुटेजेस दिखाए गए कि बलूचिस्तान के हक के लिए एहतजाज हो रहा है, पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज जेनेवा में हो रहा है। इन फुटेजेस में साफ जाहिर हुआ कि जो लोग इस एहतजाज में शरीक थे वो बलोच थे ही नहीं। आप अगर स्क्रीन पर देख सके तो ये जो लोग इस एहतजाज में शरीक थे, कोई फार ईस्ट एशिया का, कोई ईस्ट अफ्रीका, कोई अफ्रीका का, कोई सोमालिया का, कोई इथियोपिया का, ये सारे रेफ्यूजी सेंटर के लोग थे जिनको बलूचिस्तान एहतजाज में शामिल किया गया पाकिस्तान मुखालिफ। और भारतीय मीडिया इसका चर्चा करता रहा कि बरामदाग बुगटी दरअसल बलूचिस्तान के लोगों को जमा करके, जिसमें वो नजर आ रहे हैं फुटेज में मेहरान मरी के साथ, वो एहतजाज कर रहे हैं जिनेवा के अंदर, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। लेकिन दरअसल उसमें नारे के अंदर वो लोग हैं जिनको पे करके यानी बाकायदा पैसे अदा करके उनको रेफ्यूजी सेंटर से लाया गया इस एहतजाज में शामिल करने के लिए। इनमें से किसी ने भी मीडिया से बात नहीं करी, क्योंकि ना ये लोकल लैंग्वेज बोल सकते थे, उर्दू बोल सकते थे, ना इंग्लिश बोल सकते थे, और ये बेनकाब हुए बुरी तरह से, क्योंकि बरामदाग बुगटी और भारतीय साजिश क्या इंडियन इंटेलिजेंस ने इनको ये सारे फेक सपोर्टर्स प्रोवाइड किए, जिस बुनियाद पर ये पूरा एहतजाज रन कर रहे थे। प्रोग्राम स्टार्ट करते हुए बरामदाग बुगटी को बेनकाब करते हुए, इंडिया की साजिशों को बेनकाब करते हुए, मैं गेस्ट को इंट्रोड्यूस करता चलूं। मेरे साथ जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब मौजूद हैं, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक वजीर दाखिला हैं और साबिक गवर्नर सिंध भी हैं। जनरल साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो। जान अचकज़ई साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के और आजकल भारतीय चैनल्स पर आते हैं, भारत का मुकाबला भी करते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करते हैं। जान साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साद साहब मेरे साथ मौजूद होंगे कुछ देर में इस्लामाबाद स्टूडियो से। जनरल साहब, आपकी तरफ आते हुए, समय पहले स्टार्ट करते हुए, बरामदाग बुगटी ने पहले थैंक यू कहा, फिर मोदी साहब जो के आगे झुकने के लिए हर चीज कर दी उन्होंने, ट्रिब्यूट पेश किया गांधी की बर्थडे के दिन उस दिन, और फिर उसके बाद ये फेक प्रोटेस्टर्स के साथ जिसमें कोई बलोच है ही नहीं। जनरल साहब, ये आखिरकार हो क्या रहा है? ये ड्रामा जो स्टेज किया जा रहा है, ये तो बेनकाब हो गया पूरी दुनिया के सामने। जनरल साहब,
जी हाँ, ये हमको समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान की पूरी कोशिश ये है कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, उसको एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया जाए, और अपने मुंह से वो कहते हैं कि पाकिस्तान को हम चाहते हैं कि सफारती तन्हाई और आइसोलेट किया जाए तमाम दुनिया से। ये उनके स्टेटेड एम्स हैं जो, और साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि इस काम के लिए पाकिस्तान में गड़बड़ फैलाने के लिए या पाकिस्तान के जो गद्दार हैं बागी, उनके ऊपर पैसा खर्च करने के लिए हम अपने खजाने का मुंह खोल देंगे, जो उन्होंने काफी बड़ा बजट इस काम के लिए रखा हुआ है और वो इस किस्म की कोशिशें करते हैं। लेकिन उनकी हर कोशिश जो है उल्टी चाल के तौर पर उन पर वापस आ जाती है और उसका कोई असर दुनिया पे नहीं होता, क्योंकि दुनिया के जो जर्नलिस्ट हैं या जो उसको कवर कर रहे हैं वो भी जानते हैं कि ये कौन लोग हैं जिनको लेकर आए हैं। अगर कोई उनसे पूछता माइक ले जाकर उन प्रोटेस्टर से कि भाई बलूचिस्तान कहाँ पर है, किसका हिस्सा है और क्या मसला है, तो मेरे ख्याल में कोई भी उसका जवाब न दे पाता, तो साजिश सामने खुल के आ जाती। लेकिन ये साजिश तो सामने खुल के आ गई है और अपने मुंह से वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कार्रवाई होती है डिस्टेबलाइज करने की वो करेंगे, तो ये कार्रवाई कर रहे हैं। अफसोस इस बात पर होता है कि अपने मादरे वतन के जो लोग हैं वो सब एक बात मुझे बताएं, यहाँ पे इतने आगे बढ़ जाए। जनरल साहब ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो फेक प्रोटेस्टर्स हैं, आपको लगता है कि बाकायदा इंडियन इंटेलिजेंस ये फराम कर रही होगी, ये खरीद कर 100 से 150 अंदर वहां पे रेफ्यूजी सेंटर जेनेवा के अंदर है, वहां से पकड़ के ला के बरामदा बुट्टी के एहतजाज में उनको खड़ा कर देना और उस एहतजाज में उनको पाकिस्तान मुखालिफ, उनसे पाकिस्तान का नाम भी सही तरह नहीं लिया जा रहा, वो बोलते क्या मीडिया के ऊपर, क्योंकि शायद उनको पता भी ना हो पाकिस्तान क्या क्या नहीं, क्या किस लिए एहतजाज कर रहे हैं, जिस तरह के लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं हमको। जनरल साहब बिल्कुल ये टोटली फेक ऑपरेशन है और सब दुनिया के सामने आ गया है और कोई इसका असर किसी पे नहीं होगा, ना इसका कोई इम्पैक्ट होगा। वो अपनी तरफ से खबासत उनकी जो है हिंदुस्तान की वो सामने आ गई है और उनके पास खुद 22 तहरीकें चल रही हैं इस किस्म की, और हम भी ये लोग ये काम शुरू करें और पैसे इस पे खर्च करके, तो एक फजूल एक्सरसाइज है। दुनिया भी सब कुछ देख रही है और यहाँ देखिए पाकिस्तान में तमाम दुनिया के सफीर बैठे हुए हैं, उनके मिलिट्री अटैचीज बैठे हुए हैं, उनको बलूचिस्तान की सूरत हाल का पता है। ये भी पता है कि बलूचिस्तान में जो गड़बड़ है वो भी हिंदुस्तान करवा रहा है अफगानिस्तान के बॉर्डर के थ्रू, और कलभूषण ने अपने खुद एतराफ़ किया है कि मुझे टास्क सौंपा गया कि आप कराची और बलूचिस्तान में लोग रिक्रूट करें और उनको इस काम पर लगाएं। तो ये तो साजिशें सबके सामने आती जा रही हैं और सब दुनिया के सामने हमने ये सबूत भी पेश कर दिए हैं। तो दुनिया अगर अपनी मसलहत की वजह से खुलकर नहीं बोल रही, लेकिन मालूम उनको जरूर है कि हिंदुस्तान की सब चालबाजियां हैं ये, और उनका इन द लॉन्ग रन कोई मेरे ख्याल से असर नहीं होगा। बड़ी कोशिश की कि ये एहतजाज दिखाकर कश्मीर से तवज्जो हटाई जा सके, UNHRC के जो 33rd सेशन हो रहा था जेनेवा में वहां पर, लेकिन जान जगदीश साहब लगता है नाकाम हुए। जहां साहब स्पेसिफिकली तारिक फतेह ने ये वीडियो अपलोड करी थी यूट्यूब के ऊपर, जो आपको भारतीय चैनल्स पे पाकिस्तानी ऑथर के नाम से इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं और पाकिस्तान मुखालिफ बकते रहते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं। जहां जगदीश साहब ये वीडियो उन्होंने खुद ही अपलोड करी थी, खुद ही साजिश में आ गए और लोग पकड़े गए, सामने नजर आ रहे हैं जो एहतजाज में शामिल थे। जहां साहब व्हाट इज योर वर्ड ऑन दिस? देखिए 2-3 ऐसे लोग हैं जो इस वक्त इंडिया के रॉ के पेरोल पे हैं, जिसमें आपने एक शख्स का नाम लिया तारिक फतेह, जिसको मैं तारिक शिकस्त कहता हूं जब भी मैं उनके साथ मैं उनको कन्फ्रंट करता हूं इंडियन चैनल्स पे। दूसरी जो शख्सियत हैं जो इस वक्त रॉ के एक परमानेंट एसिड के तौर पर इमर्ज हुए हैं वो बरामदा बुगटी हैं। जो बलूचिस्तान में उनके एसिड्स थे वो तो डिफ्यूज हो चुके हैं, जो आखिरी नेटवर्क था वो गुलबाशन यादेव का था जो स्मैश हो चुका है। अब 3-4 ऐसे मोहरे हैं जो अभी तक इस्तेमाल हो रहे हैं और जो इंडिया का प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के खिलाफ उसका एक अहम एलिमेंट के तौर पे इन्हें सेल कर रहा है। लेकिन एक चीज़ हमें समझना है कि ये मामलात जिस तरह इंडिया ने उछाला है ये एक नैरेटिव की जंग है, ये एक बयानिए की जंग है। इंडिया जो है इस वक्त 2 तरीके से ये नैरेटिव जो है वो लड़ने की कोशिश कर रहा है। एक तो ये कि अपनी मीडिया के जरिए ये प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में कराया जाए कि बलूचिस्तान और कश्मीर की सूरत हाल एक है और कश्मीर जो है वो कोई बहुत बुरा नहीं है। दूसरी इनकी कोई स्ट्रेटजी ये है कि दुनिया को बावर कराया जाए कि जो उन्होंने इकदाम किए हैं, जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक की बात की गई, अभी यूरिया अटैक हुआ, इससे पहले रमाला अटैक हुआ, फिर यूरिया अटैक, ये तमाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इसलिए थे कि कश्मीर की सूरत से तवज्जो हटाया जाए। तो ये शख्सियत जिसका आपने अभी जिक्र किया ये उस प्रोपेगेंडे का हिस्सा है जिसमें बिलखसूस बलूचिस्तान की बात आ जाती है, क्योंकि इनका ताल्लुक एक का बिलखसूस बलूचिस्तान से है। का जो ट्रेंड है जगदीश साहब, 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, बार बार ये हो रहा है, क्योंकि इस एहतजाज को भी
प्रोपेगेंडा देकर रंग ऐसे दिया गया था जैसे पूरा बलूचिस्तान बाहर आ चुका है खुदा खासा पाकिस्तान के खिलाफ। जेनेवा के अंदर ऐसा हो रहा है कि एहतजाज हो रहा है, बार बार दिखाया गया, मीडिया पे शोर हुआ। बरामदा बुगटी के एक नहीं कई इंटरव्यूज इस एहतजाज की नजर रोशनी में किए गए कि आखिरकार आप कितनी बड़ी तहरीक लेके चल रहे हैं, और उस तहरीक के अंदर शामिल लोग ही बलोच नहीं है। जाना साहब, ये तो बहुत बड़ा इस पर ड्रामा रचाया गया। देखिए, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने बस्ट किया इनका प्रोपेगेंडा, और जिस तरह आप दिखा रहे हैं इनमें से कोई भी बलूचिस्तान का नहीं है, ना पाकिस्तान आया है, ये तो आप सबको मालूम है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हमें जो है मीडिया के जरिए जो इंडिया का प्रोपेगेंडा है, बयानिया है, उसको न्यूट्रलाइज करना है। अभी तक इस हवाले से हम काफी हद तक कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इंडिया में की एक स्ट्रेटेजी है, चूंकि उनकी मीडिया उनकी एस्टेब्लिशमेंट फीड करती है, और उनकी एक स्ट्रेटेजी ये है कि आप झूठ इतना बोलें, इतनी दफा बोलें ताकि लोगों को सच नजर आए। अब सर्जिकल स्ट्राइक भी यही है, इंडिया की मीडिया ने इतना झूठ बोला है कि आम इंडियन को ये बावर कराया गया है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, जबकि इंटरनेशनल दुनिया, यूएन के ऑब्जर्वर ग्रुप्स और इंटरनेशनल मीडिया जो यहाँ पे एलओसी गए, उनको यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में हमारी थोड़ी सी कमजोरी है जिसको हमने रेक्टिफाई करना है। ठीक है साहब, आई हैव टू टेक अ ब्रेक ओवर हियर। जनरल मुईनुद्दीन हैदर साहब मेरे साथ हैं, जान अख्तर साहब है, ब्रिगेडियर साद साहब भी मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, लेकिन हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। जिस तरह हमने आपको यह देखा कि दरअसल बरामदा बुगटी का जो एहतजाज, जिसको वो सो कॉल्ड एहतजाज जो मीडिया प्ले कर रहा था, उसकी असल हकीकत क्या थी। इसी तरह से भारत के अंदर अपने जो खालिस्तान मूवमेंट चल रही है उसके कुछ हकाइक बेनकाब करेंगे। इस ब्रेक के बाद देखते रहेगा अपना। Indian Army conducted surgical strikes last night at these launch pads. There has been no surgical strike across the LOC at all. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर हम बेनकाब कर रहे हैं उस भारतीय साजिश को जिस पर बड़ा चर्चा हुआ, बड़ा शोर हुआ। जेनेवा के अंदर एहतजाज हो रहा है, बरामदा बुगटी जिसकी सरबराही कर रहे हैं, लेकिन दरअसल उस एहतजाज में शामिल लोग वो थे जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक ही नहीं रखते किसी तरह भी ना। उनकी नेशनैलिटी आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है, जो या तो सोमालिया लग रहे हैं या फिर अफ्रीकन लग रहे हैं, ये एशिया के दीगर ममालिक से लग रहे हैं। इसके अंदर ये वो रेफ्यूजीज गैर मुल्की जो कि वहां पर पेड डेमोन्स्ट्रेशंस में शामिल हो जाते हैं, रेफ्यूजी सेंटर में रहते हैं जेनेवा के, वो लोग शामिल थे जिसका एहतजाज का चर्चा भारतीय मीडिया में हुआ। और इससे पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह बरामदा बुगटी कुछ दिन कबल अपना ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे गांधी साहब को उनकी बर्थडे के दिन, जो इंडिया की खुशनुदी हासिल करने के लिए यानी तमाम हदें उबूर करते हुए इस पर हमें नजर आए बरामदा बुगटी। इससे पहले थैंक यू कह चुके हैं मोदी साहब को ये, और अब जो है इस पर हर दिन कोई नया कारनामा करते हैं। इससे फर्क क्या पड़ रहा है? ब्रिगेडियर साद साहब भी मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, सीनियर तज़निगार हैं, और जान अख्तर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं, जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब कराची से मेरे साथ मौजूद हैं। साद साहब, समय पहले ये जो वीडियो फुटेज आप देख रहे हैं, बलूचिस्तान का शोर इंडिया मचाता है, लेकिन जिनको एहतजाज में शामिल करते हैं उनको वो है ही नहीं पाकिस्तानी, वो दूसरे ममालिक के वो लोग हैं जिनके बारे में जिन्हें बोला भी नहीं किया जब मीडिया ने उनसे बात करी। तो ये आखिरकार क्या, किस तरह चेहरा बेनकाब हुआ है इंडिया का इस वीडियो से? मतलब ये तो कोई बहुत ही गैर संजीदा किस्म की इन्होंने हरकत की है कि इस तरह कोई 10-12 बंदे और वो भी कोई गैर मुल्की पकड़ के तो उन्होंने एक एहतजाज शुरू किया है। लेकिन आप इसके पीछे जो मुहर्रिकात हैं उनको अगर आप उसके ऊपर गौर करें तो हिंदुस्तान जो है इस वक्त पाकिस्तान को मल्टी प्रॉन्ग्ड उनकी एक स्ट्रेटजी है पाकिस्तान के खिलाफ, और उसमें जो सबसे बड़ी है वो इस वक्त जो उनके लिए एक फौरी तौर पे उनके लिए एक मसला बना हुआ है वो है कश्मीर। अभी कश्मीर के इंतिफादा से कश्मीर के लोगों ने जो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं हिंदुस्तान के कब्जे के बारे में, उससे वो किसी तरीके से भी कब्जा वो जो है तवज्जो हटाना चाहते हैं। उसमें आपने वो देख लिया कि उड़ी का वाक़या है, बारामूला, उसके बाद बारामूला आता है, उसके बाद ये बलूचिस्तान के ऊपर ये जो इन्होंने अभी हरकत की है, ये अगर आप देख रहे हैं तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसमें आप देख लें इनको कामयाबी हुई है, दुनिया की तवज्जो उड़ी के वाक़े के बाद
और बारामूला के वाक़े के बाद ये तवज्जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो तनाव है उसके ऊपर तवज्जो दुनिया की मरकूज़ हो गई है। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान के जो क़यादत है, चाहे वो फौजी क़यादत है और सिविलियन क़यादत है, उन्होंने इसको उस तरह जवाब नहीं दिया जिस तरह हिंदुस्तान चाहता था। जो ट्रैप हिंदुस्तान ने ले किया था कि किस तरह इनको पाकिस्तान को प्रोवोक किया जाए, वो नहीं किया। बहुत अच्छी बात है। और हम दोबारा जो है वो कश्मीर के और खासकर वादी में जो सूरत हाल है इस वक्त, उसके ऊपर दुनिया की तवज्जो वापस, हमारी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो ये है कि उधर चली जाए। ये जो इन्होंने हरकत की है, ये जो बरामदान वाली है, इस तरह हर मुल्क आपने गैर संजीदा कैसे इसको, लेकिन आपको लगता है ये अगर कोई इसको रॉ और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बाकायदा प्लान किया होगा, सोच समझ के स्ट्रेटजी बना के बरामदा बूटी को खड़ा किया होगा? जी हाँ, फिर मुझे उनकी जो काबिलियत है ना, उसके ऊपर मैं सवालिया निशान उठाऊंगा। अच्छा। कि जिसको आप 2 मिनट में यू कैन ब्लो इट टू स्मिथरीन्स, इस पूरे उसको मतलब कम से कम कोई बलोच तो इकट्ठे कर जाते, बलोच को ले आते, पाकिस्तानी शक्ल के लोग ले आते, उनको खड़ा कर देते कि जी ये बलोच हैं और ये एहतजाज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये तो उन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया है, उनकी वीकनेस को, और उनकी जो वो है जल्दबाजी है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई प्रोपेगेंडा टूल मिल जाए जिसको पाकिस्तान जो है उसको बदनाम किया जाए। तो ये मेरे ख्याल में गैर संजीदा, मैंने इसका क्या, ये अनप्रोफेशनल थी, ये अनप्रोफेशनल, किसी ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। हाँ ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आप तीनों की तरफ ही, लेकिन जनरल साहब सबसे पहले आपकी तरफ, क्योंकि ये जो भारत के अंदर अपनी मूवमेंट चली है, जनरल मुनीर हैदर साहब ने जिक्र भी किया था कि वहां पे इंसर्जेंसी जो चल रही है, भारत के अपने लोग, जो खालिस्तान मूवमेंट चल रही है, डॉक्टर अमरजीत सिंह एक इंटरव्यू के अंदर रिसेंटली वो क्या पाकिस्तान के हवाले से मदद तो मांग रहे थे, लेकिन भारत के अंदर जो इंसर्जेंसीज हैं या भारत की पूरी जो अंदर के हालात है उसको किस तरह डिफाइन कर रहे थे, खालिस्तान मूवमेंट जो सिखों की चल रही है, उस हवाले से ये बड़ा सुनना जरूरी है हम सबके लिए। जरा सुने। इंडिया ना कभी हिस्ट्री में एक नेशन था, ना वो आज है, ना वो रहेगा, क्योंकि ये एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी। प्लासी की लड़ाई 1757 में होती है, पंजाब 1849 में 1849 में इनेक्ट होता है। सो छोटी छोटी रियासतों को इकट्ठा करके ना साउथ की तहजीब नॉर्थ से मिलती है, ना नॉर्थ ईस्ट की इधर से मिलती है। सो अंग्रेज जाते वक्त एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जिसको इन्होंने भारत का नाम दिया है, वो इनको दे दिया। अब वो एक मल्टी नेशन सब कॉन्टिनेंट है, और दिल्ली जो है वो पावर से एक हेजेमोनिक गलबे के तौर पे वो सभी को जो है अपने काबू में रख रहे हैं। यही कारण है कि आज भारत में 10 इंसर्जेंसी चल रही है। जनरल मुनीर हैदर साहब, ये जो मूवमेंट भारत के अंदर चल रही है, और ये इससे पहले पाकिस्तान से मदद भी मांग चुके हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कि आप सिखों की आवाज उठाएं, पाकिस्तान से उन्होंने मुतालबा भी किया है डॉक्टर अमरजीत सिंह ने। हमारा रिएक्शन स्टेट का क्या होना चाहिए इस पर जनरल साहब, ये जो स्टेटमेंट्स आई हैं डॉक्टर अमरजीत सिंह साहब की? जनरल साहब जी, वहां पर 10 नहीं बल्कि 22 इंसर्जेंसीज चल रही हैं हिंदुस्तान के अंदर जी। और दूसरी बात यह, मोदी साहब की सरकार जब से आई है तो वो हिंदुत्व जो उनकी पॉलिसी है कि हिंदुओं को ऊपर डोमिनेंट रोल दिया जाए, और अक़लियतों के साथ उनका सलूक बहुत बुरा है, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं। कभी कहते हैं किसी ने बीफ रख लिया फ्री में तो उसको जान से मार डालो, और कभी वो सिखों के भी बहुत खिलाफ हैं, और सिख भी अपने आप को वहाँ अनसेफ महसूस कर रहे हैं, क्रिश्चियंस भी अपने आप को इस तरह महसूस कर रहे हैं, और ब्राह्मण्स जो हैं खाली उनको जो है उनका रूल है जो 3-3.5% है टोटल, और जो नीचे उनके शूदर हैं या दलित जिन्हें कहते हैं, उनको भी बहुत बुरी ट्रीटमेंट के खिलाफ हो रही है। तो जाहिर है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। अमरजीत सिंह साहब ने अगर कहा है कि हमारे जो है हम आज़ादी चाहते हैं या ऑटोनॉमी चाहते हैं, तो पाकिस्तान इस मामले में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, और ना कोई सफारती या कोई उनको फिलहाल ये कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। अब दूसरी बात जो आपने उठाई थी बलूचिस्तान के बारे में कि उसका मवाजना वो कश्मीर की वादी से करते हैं जी। कहाँ कश्मीर जिस पर 90 दिन से ना कोई स्कूल खुला है, ना बाजार खुले हैं, लगातार कर्फ्यू चल रहा है, मुसलमान जो है वो नमाज नहीं पढ़ सके बकरीद की या जुम्मे की, कहाँ वो हाल, पूरी वादी में आग लगी हुई है। और कहाँ बलूचिस्तान जहाँ पर एक सियासी हुकूमत कायम है, बलोचों की अपनी,
और वहां काम नॉर्मल चल रहा है। हिंदुस्तान की तरफ से कभी अफगानिस्तान से जो लोग आते हैं वो कोई गड़बड़ फैलाते हैं, उनके साथ निपटा जाता है सख्ती से, और वहां पर हालात काफी बेहतर हो गए हैं। तो उसका मवाजना किस तरह बनते ही नहीं है। और बाकी जो है तवज्जो हटाने की कोशिश जो है वैली से, कि वैली से तवज्जो हटा दो और कश्मीर के LOC पर फायर करो क्रॉस बॉर्डर, तो उससे तवज्जो हट जाएगी। बिल्कुल तवज्जो नहीं हटेगी, बल्कि दुनिया की तवज्जो और उस तरफ चली जाएगी कि दो न्यूक्लियर पावर्स जो है वो ये स्क्रिमिशेस कर रही है, जो कि एस्केलेट हो सकता है और हालात काबू से बाहर जा सकते हैं। और तो इसलिए तवज्जो तमाम दुनिया की कश्मीर के ऊपर ही है। उनको पता है कि झगड़ा भी कश्मीर की वजह से सब कुछ हो रहा है, तो तवज्जो हटेगी नहीं, बल्कि तवज्जो लोगों की और मरकूज हो जाएगी। हिंदुस्तान की हर चाल जो वो चल रहा है उन पर उल्टी पड़ रही है। सही बात। और मोदी साहब ने मुल्क में काफी डिविजन्स पैदा कर दिए हैं अपनी खराब पॉलिसियों की वजह से, और उन्होंने सबको अपने मुल्क में नाराज किया। सारा जो मसला खड़ा हुआ है वादी के अंदर, वो भी उनकी गलत पॉलिसीज की वजह से हुआ है कि लोग जो है वो बिल्कुल तंग पड़ के आखिरी तिनका जिस तरह ऊंट की पीठ पे लादा जाता है, तो इस तरह उनके साथ सलूक किया गया है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये दुनिया जो है अभी मजबूर हो जाएगी कि उनका ज़मीर उम्मीद है कि उनको मजबूर करेगा कि कुछ न कुछ इस सिलसिले में वो अपने लब खोले और सच्ची बात करके इस मसले को रिजॉल्व करें। इस मसले को ये जहां साहब आपका इसका निकालें। जहां साहब ने तो कहा कि हम एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, इस तरह जो सिख अगर मदद मांग रहे हैं तो इसलिए हमने नहीं की। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर डॉक्टर अमरजीत सिंह मदद मांग रहे हैं। जहां तक हमारी स्टेट का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए इस पर, जहां साहब? देखिए, उसूली तौर पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हिंदुस्तान में हो रहे हैं, हमें उन्हें हाईलाइट करना चाहिए और हम कर रहे हैं। बिलखसूस हमारा फोकस इस वक्त कश्मीर है। कश्मीर चूंकि हम पार्टी हैं, कश्मीरी पार्टी हैं, और वहाँ पे बहुत बुरा हो रहा है, लिहाजा हम डिप्लोमेटिक लेवल पे इसको उठा रहे हैं और उठाना चाहिए। इसके साथ हिंदुस्तान को आइसोलेट करने के लिए ह्यूमन राइट्स ही एक ऐसा पिच है जिसको दुनिया में हम बेच रहे हैं और बेच सकते हैं। आज आप किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर से मुज़ाकरात के लिए आपकी जो मौक़िफ़ है वो बड़ा स्ट्रांग है। आप एक बात करते हैं कि क्या कश्मीर को मिसहैंडल किया गया, वो कहते हैं हाँ। क्या वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, वो कहते हैं हाँ। तो इस हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो बहुत मजबूत है। बेशक दुनिया जियोपॉलिटिक्स को देखती है, कश्मीर का जो मसला है, जो बेसिक इंडिया और पाकिस्तान और कश्मीर का जो इशू है वो अपनी जगह पे है, लेकिन इस वक्त जो इंडिया डिफेंस पे गया है, जिस तरह हिंदुस्तान को जो खपत उठानी पड़ी है, वो कश्मीर और ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इशू है जो हमें नहीं बोलना चाहिए। जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो 3 प्रॉन्ग है। एक ये कि ह्यूमन राइट्स के इशू को हाईलाइट करते रहें, इसी तरह जो हमारे रिवायती इतिहाद हैं, जो इस वक्त खौफ है उनको राइजिंग इंडिया का, उनके साथ हमारे जो है ताल्लुकात इसी तरह मजबूत होने चाहिए। जिस तरह रशिया चाहता है कि हिंदुस्तान अमेरिका से ज्यादा करीब ना हो और उन्हें सडनली पाकिस्तान की अहमियत का एहसास हो गया है, जिस तरह चाइना चाहता है कि पाकिस्तान की जो सीपेक के हवाले से अहमियत है वो बढ़ गई है और इंडिया का थ्रेट आ गया चाइना को इनडायरेक्टली भी, जिस तरह ईरान चाहता है कि बलूचिस्तान के हवाले से हिंदुस्तान की मटेरियल सपोर्ट कहीं उनको भी खतरा ना लगे। ठीक है जहां साहब, मैं एक ब्रेक के बाद आपकी बात यहीं से कंटिन्यू करूंगा। जहां से साथ हैं मेरे साथ जनरल मुनीर हैदर साहब साथ हैं और कुछ और अहम डेवलपमेंट। सर्जिकल स्ट्राइक्स के हवाले से बात कुछ की गई, दावे कुछ किए गए, हकीकत कुछ और थी जो कि अब भारतीय अपोजिशन भी बोल रही है। इस ब्रेक के बाद वो दावे बेनकाब करेंगे, देखते रहेगा। The Indian Army conducted surgical strikes last night at these launch pads. There has been no surgical strike across the LOC at all. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब कर रहे हैं भारतीय साजिशों को और सर्जिकल स्ट्राइक के ड्रामे को, जो भारतीय मीडिया जो बोलती रही, पाकिस्तानी मीडिया जब बोलती रही, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको रिपोर्ट किस तरह किया। ये LOC पर आने के बाद जब DGSPR की तरफ से ब्रीफिंग हुई, जो इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज की रिपोर्ट्स क्या चली इसके ऊपर, पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर अपने गेस्ट से इस पर तबसरा भी करेंगे कि इंटरनेशनल मीडिया ने इसको किस तरह रिपोर्ट किया। लेट्स सी दिस फर्स्ट।
I'm standing in front of the line of control which divides Indian and Pakistan administered Kashmir. This is one of the points that Indian military is saying that they crossed over and conducted a surgical strike. Pakistani military, however, emphatically denies that any such thing took place. This is, however, one of the locations where a Pakistani soldier was killed out of the 2 soldiers that the Pakistani military is saying died in that night's crossfire. It's crossfire that the Pakistani military is saying that took place. Life in that valley behind me is going on as normal. Schools are running, public transport is up and going, there has been no evacuation, and also when we see in local media, we can see that there has been no public mourning, there have been no funerals. Life goes on as normal. Behind me is Indian administered Kashmir. The Pakistani military has brought in a busload of foreign and local media to reinforce their argument that this location, one of the 2 of the 5 where Indian military claimed that they went in and conducted surgical strikes, has not been physically violated by Indian troops. This argument seems to continue as night looms ahead. One now waits to see what the Indian side will say in this game of he said, she said on the Kashmir issue. In Pakistan-administered Kashmir, this is Sophia Sefi, CNN. ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आते हुए सर्जिकल स्ट्राइक अब ऑपोजिशन भी नहीं मान रही भारतीय, और इंटरनेशनल मीडिया भी हकीकत दिखा रही है कि वहां पर जिंदगी बदस्तूर चल रही है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक का ऑन ग्राउंड सबूत नहीं मिला। साहब ये कितना बड़ा झूठ था जो बेनकाब हुआ? साहब ये बिल्कुल मोदी साहब ने जो अपने इलेक्शन कैंपेन में जो बातें की थी, और वो उन्होंने कहा था कि अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, लेकिन अब जब उनके सामने ये सूरत हाल आई और ये जो उड़ी के बाद जिसने भी उड़ी किया इन्होंने किया क्योंकि या इनके हामियों ने किया, उसके बाद जो उन्होंने इंडिया में एक ऐसा माहौल बना दिया था कि उसके अंदर हिंदुस्तान की जो आवाम थी वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो मोदी ने हमारे से बात की थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो वो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा उठ गई थी। और अगर आप उनके मीडिया को भी देखें तो मीडिया के अंदर भी बस वो कह रहे थे कि पाकिस्तान को इस दफ़ा सबक सिखाना है, पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना है। तो उसके ऊपर इन्होंने ये झूठ का परंदा जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने ले आए, जिसकी कोई सबूत उन्होंने पेश नहीं किए। अगर इतना बड़ा ऑपरेशन किया उन्होंने कि जितने लॉन्च पैड इन्होंने डिस्ट्रॉय किए, अभी तक उनमें एम्बिग्विटी है कि ये हेलीकॉप्टर के जरिए आए थे, ये इन्फिल्ट्रेट करके आए थे। हेलीकॉप्टर के जरिए आएंगे, हिंदुस्तान के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पैरा ड्रॉप करे और उनको फिर उठा के वापस जो है हिंदुस्तान ले जाए, उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। दूसरी बात ये कि इन्फिल्ट्रेट किया था, ये दुनिया का मोस्ट हेवीली फोर्टिफाइड एंड मैन्ड बॉर्डर है, इसके अंदर माइनफील्ड्स लगी हैं, इसके अंदर ऑब्स्टिकल्स बार्ब वायर के लगे हुए हैं, इसके अंदर वायर एंटेंगलमेंट्स लगी हुई हैं। इनको क्रॉस करना कोई इतना आसान नहीं है कि एक रात को आप क्रॉस करके तो कोई फर्जी किस्म के लॉन्च पैड्स के ऊपर आप चले जाएं और उसको डिस्ट्रॉय करके आप फिर वापस चले जाएं। 4 घंटे ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान की सरजमीन पे रहे। ये कैसे हो सकता है कि इतना हेवीली फोर्टिफाइड बॉर्डर है, रिजर्व्स पड़े हुए हैं, डेप्थ के अंदर पोजीशंस हैं, उसके अंदर ये आए, 4.5 घंटे इन्होंने ऑपरेशन किया और ये फिर वापस चले गए। कैसे वापस गए? हेलीकॉप्टर के जरिए आए, हेलीकॉप्टर के जरिए उतारा गया। कोई वो बात नहीं करते हैं इसके ऊपर, और ये झूठ जो है ना ये छुप नहीं सकता है। ये आप देखेंगे, ये चंद माह के अंदर इसकी जो सच्चाई है ये आपके सामने आ जाएगी कि ये इन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला पाकिस्तान को प्रोवोक करने के लिए कि पाकिस्तान भी कोई एक्शन करे ताकि तवज्जो हटे उधर से वादी से। और दूसरा ये कि हिंदुस्तान की आवाम को जो एक दूसरे को अभी वो मुबारकबादें दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान को बहुत बड़ा सबक होने सिखा दिए। बिल्कुल ठीक है। जाना चाहिए साहब, वहां पर सियासी तौर पर दिल्ली के सीएम का बयान आ गया, वो सवाल पूछ रहे हैं हम, तो दिल्ली के सीएम पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये क्या हुआ है, सबूत दे इसके, ये कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। भारतीय ऑपोजिशन के एक और रहनुमा बोल चुके हैं कुछ देर कबल कांग्रेस के कि ये हुआ क्या है आखिरकार सर्जिकल स्ट्राइक। तो सियासी तौर पर जाना चाहिए साहब, क्या इंडिया तकसीम हो चुका है इस पूरी सूरत-ए-हाल में? देखिए, जो सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा उन्होंने किया है इस पे तो खुद अब हिंदुस्तान को बहुत से संजीदा हल्कों को यकीन नहीं आ रहा कि ये वाकई हुए हैं। इंडियन मीडिया ने भी इसको हाईलाइट किया। जिस तरह आपने इशारा किया, दिल्ली के वज़ीर आला हैं, आम आदमी पार्टी के सरबराह, कांग्रेस के एक अहम रहनुमा ने कहा कि हमें सबूत दिए जाएं, और अब ये कोशिश की जा रही है, ये रिपोर्ट्स हैं कि बॉलीवुड की तरह कोई फिल्म बनाएंगे और उसको एक सबूत के तौर पर पेश करेंगे कि ये जी देखिए हमने सर्जिकल स्ट्राइक
स्ट्राइक किए हैं। चूंकि हिंदुस्तान बॉलीवुड की तरह मूवीज बनाने में बड़ा माहिर है, तो आप जो लोग आप सवाल उठा रहे हैं उनको खामोश करने के लिए एक और झूठ की तैयारी की जा रही है। लेकिन फैक्ट ये है कि कोई आसार यहाँ पे हमें नजर ना आए, और ये भी तय है, हिंदुस्तान को भी मालूम है कि एस्केलेशन का अगर कंट्रोल उनके पास नहीं रहा तो उसका रंग, जो नेक्स्ट एस्केलेशन उसका रंग है, वो फैसला पाकिस्तान ने करना है। इसलिए हिंदुस्तान को इतना झूठ बोलना पड़ रहा है, और पहले ही डीजीएमओ को बता दिया गया कि हम आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, बस ये अब कार्रवाई खत्म होगी, ये फर्जी कार्रवाई। तो इसे लग रहा है मोटिवेशन के तीन है। एक ये कि हिंदुस्तान का जो बड़ा मुल्क होने का गम और खपत है, ये इसके पीछे है कि हम जाके अमेरिका की तरह सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। दूसरा ये मोदी जो खुद उनका माइंडसेट है वो एक एक्सट्रीमिस्ट है, और पिछले 2 सालों में जिस वक्त हिंदुस्तान में खुद माइनॉरिटीज के खिलाफ, जिसमें क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, कश्मीरीज हैं, सिख हैं, उनके खिलाफ जो है एक जो हिंदुआता का एक मजमूई सोशल लेवल पे भी, पॉलिटिकल लेवल पे भी एक्सट्रीमिज्म ने जो है वो बड़ा अपनी एक स्पेस बनाई है, और जो सेकुलर फोर्सेस थी वो बैकफुट पे चली गई हैं। इसी तरह कांग्रेस और दूसरी पार्टियां भी बैकफुट पे चली गई, और लग यूं भी रहा है कि आइंदा इलेक्शन भी होंगे तो बीजेपी जो है वो उसकी तैयारी कर रही है, और ये टफ जो है मैसेज देना चाहती है अपने लोगों को कि हम कितने टफ हैं पाकिस्तान के साथ। आपकी तरफ से ये पाकिस्तान एक मैच्योर मुजाहरा किया है, और एस्केलेशन को जो है रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है। सही, गॉट योर पॉइंट। इस पर जान साहब ने जो बोला, जान साहब ये क्या हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक्स का ड्रामा ये भी बेनकाब हो गया, पूरी दुनिया के सामने उनकी ऑपोजिशन भी बेनकाब कर रही है, सवाल उठा रही है इस पर। जल साहब जी, उनके डीजीएमओ ने सबसे पहले यह बयान दिया था, जो कि एक बहुत अहम पोस्ट है डीजीएमओ की, और उसके बाद उनके चीफ ने भी, आर्मी चीफ ने भी ये बात दोहराई। लेकिन मोदी साहब ने खुद इसको कह दिया, डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा हम हिंदुस्तान ने किसी मुल्क पर बॉर्डर क्रॉस करके हमला नहीं किया, और हम जमीन के भूखे नहीं हैं। तो वो तो खुद ही मतलब जो इस किस्म की जब बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान ने किसी पर हमला नहीं किया, तो उन्होंने अपने ही डीजीएमओ को और अपने ही चीफ को झुठला दिया। तो इससे पता चलता है कि ये जो ड्रामे होते हैं ये बहुत देर तक छुपे नहीं रहते, और हकीकत सामने आ जाती है, जो आगे दुनिया में कोई भी इसको सर्जिकल स्ट्राइक नहीं मान रहा। ठीक है सर, मैं माजरत हूं, जैसा मुझे कट करना होगा, मुझे वाइंड अप कहा जा रहा है, आई एम सो सॉरी, लेकिन यहाँ पर जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब का बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर साद साहब का, जान चकरी साहब का। भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब आज हमने किया इस प्रोग्राम के अंदर, बरामदा बुकटी हो, भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, सियासी माहौल कशीदगी हो, लाइन ऑफ कंट्रोल हो, इन सब पर हमने आज प्रोग्राम किया। फीडबैक लिखिएगा, जरूर देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।